गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में, है ना। परमाणु की संरचना के लिए मैं आपको पहले पिछले अध्याय में पिछले कालखंड में पढ़ा चुकी हूँ। पहले की जो अवधारणा थी वो ये थी, परमाणु अविभाज्य है, इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। बाद में डाल्टन की ये मान्यता रद्द हो गई और परमाणु को 3 कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 कणों में विभाजित किया गया। तो अब जैसा कि पिछले कालखंड में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, परमाणु में बीच में एक नाभिक होता है जो ठोस होता है और जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थायी कण नहीं है, साथ में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण भी है, अतः बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसको अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब वास्तव में परमाणु में नाभिक की स्थिति ज्ञात करने के लिए कक्षक की अवधारणा दी गई। कक्षक की अवधारणा, है ना। तो जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के अंदर धन आवेशित प्रोटॉन होता है तथा उदासीन आवेशहीन कण न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक के चारों ओर विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये जो कक्ष है, ये कक्ष की संख्या अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग होती है। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये कक्ष है ना। तो कक्ष यानी नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ों की इससे पूर्ति तो हो रही थी, लेकिन कई बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए कक्षक की अवधारणा दी गई। वास्तव में परमाणु में नाभिक की सही सही स्थिति ज्ञात करने के लिए कक्षक की अवधारणा दी गई। तो ये क्या था? नाभिक के आसपास का त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक हो, वह कक्षक कहलाता है। कक्षक किसको कहा? नाभिक के आसपास का त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना सर्वाधिक हो, है ना। तो कक्ष और कक्षक में अंतर समझ में आ रहा है? कक्ष क्या था? नाभिक के चारों ओर का निश्चित वृत्ताकार पथ था। लेकिन कक्षक क्या है? कक्षक
वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, प्रायिकता सर्वाधिक हो या प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक हो। तो जैसा कि बोर ने अपना मॉडल में बताया था, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक की त्रिज्या बता चुकी थी 10⁻⁻13 होती है, और नाभिक के चारों ओर त्रिज्या, नाभिक के चारों ओर क्या होगा, कक्ष होगा, और कक्ष की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, है ना। तो ये तो निश्चित हो गया पथ, लेकिन जब कक्षक की अवधारणा दी गई तो कक्षक में क्या कहा गया कि वहां पे पथ निश्चित नहीं है, वहां पे क्या कहा गया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक हो, है ना। तो अब संभावना जहां है, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन का क्या बोलना चाहिए, असर होगा, जिस स्थान तक इलेक्ट्रॉन के पाए का क्षेत्र हो सकता है ना, पाए जाने का क्षेत्र जो हो सकता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन मेघ, या इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन बादल या इलेक्ट्रॉन मेघ, है ना। वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको अपन चित्र के द्वारा देख लेते हैं, जैसे कि बोर के मॉडल का ये था, है ना। अब कक्षक की अवधारणा को देखें तो कक्षक में क्या हुआ, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये क्षेत्र, ठीक है, ये नाभिक हो गया, और ये यहाँ पे इसको डार्क कर दे रहे हैं। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होगी, है ना। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको। बोर का परमाणु मॉडल जो था, जिसको पहले रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बाद नील्स बोर ने उसी में संशोधन किया था, तो वो मॉडल क्या था कि बीच में एक नाभिक है और निश्चित वृत्ताकार कक्ष है, पथ है, जिस पे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग ऊर्जा के कारण अलग अलग कक्ष होंगे, मतलब हर कक्ष की ऊर्जा का स्तर अलग अलग होगा। लेकिन कक्षक में क्या हुआ, ये नाभिक हो गया और ये हो गया कक्षक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, जो डार्क कर दिया ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे अधिक होगी। तो चूंकि अपन जानते हैं कि जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित ऊर्जा, कल जैसे मैंने पिछले कालखंड में मैंने बताया था, ऊर्जा कैसी होती है, क्वांटीकृत होती है, जो फोटोन के रूप में चलती है। तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होगा, सतत नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि विवृत टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया कक्षक। अब हम कक्ष और कक्षक में अंतर देख लेते हैं। ये यहाँ तो समझ गए ना, ये कक्ष, इसमें एक निश्चित नाभिक है, यहाँ पे भी एक निश्चित नाभिक है, जिसके अंदर प्रोटॉन, धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन उपस्थित है। इसके बाद ये हो गया, इतनी जगह में ये प्रोबेबिलिटी या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक है ना। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा, कक्ष और
कक्षक, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो हम क्या देखते हैं, जो कक्ष है इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए एक निश्चित इलेक्ट्रॉन के क्या बोलना चाहिए, एक निश्चित वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। कक्ष यानी, कक्ष का मतलब नाभिक के चारों ओर। अब निश्चित वृत्ताकार पथ कहाँ है, इसको भी हम लिख लें, नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर है ना। तो ये हो गया एक वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा कक्षक किसको कहा, नाभिक के आसपास का, आसपास बोलो, चारों ओर की मतलब है आसपास का त्रिविम में वह क्षेत्र, स्पेस में, त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो। तो पहला क्या हुआ, कक्ष मतलब नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं। कक्षक किसको कहा, नाभिक के आसपास का त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, वो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। दूसरा, इससे ये समझ में आ रहा है, ये होता है द्विविमीय, और ये होता है त्रिविमीय। द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल, और कक्षक के लिए जो अवधारणा दी गई है वो क्या है, 3 डायमेंशनल अवधारणा दी गई है। तीसरी चीज है, इसके जो कक्ष हैं, तीसरा कक्ष कैसे होते हैं, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार बोल सकते हैं हम इसको, दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। लेकिन जो कक्षक होते हैं, अलग अलग कक्षक का आकार अलग अलग होता है, अलग अलग ये केवल वृत्ताकार है या दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन कक्षक का आकार
अलग अलग कक्षक का आकार अलग अलग होता है। जैसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षक की आकृति के बारे में। जैसे एक अभी बता रहे हैं एस कक्षक, उसका आकार होता है गोल, लेकिन अगर पी कक्षक है तो पी कक्षक का आकार हो जाता है डम्बल शेप, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कक्षक का आकार अलग अलग होता है। इतना दोहरा दें, फिर इसके बाद आगे और बताती हूँ। और अंतर जो है, पहला कक्ष क्या है? निश्चित वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? नाभिक के चारों ओर। कक्षक क्या है? नाभिक के आसपास का चारों ओर का त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। ये होता है 2 डायमेंशनल, जबकि कक्षक होते हैं 3 डायमेंशनल। इसके बाद कक्ष केवल वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार ही होंगे, लेकिन जो कक्षक हैं, कक्षक अलग अलग आकार के हैं। अगर एस कक्षक तो गोलाकार होता है, पी कक्षक डम्बल शेप होता है, डी कक्षक डबल डम्बल शेप होता है, और एफ कक्षक के लिए आकार अनिश्चित होता है। ये हो गया। इसके बाद अगला अंतर पढ़े। इसके बाद कक्ष दिशात्मक नहीं होते हैं। चौथा क्या है? दिशात्मक नहीं होते जबकि कक्षक केवल एस कक्षक को छोड़ के बाकी सभी कक्षक दिशात्मक होते हैं। एस कक्षक के दिशात्मक होते हैं, है ना। तो कक्ष दिशात्मक नहीं होता क्योंकि वो गोल है, उसमें कोई भी दिशा नहीं है, सीधे वृत्ताकार कक्ष में गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे कक्षक दिशात्मक है। क्यों दिशात्मक है? क्योंकि एस कक्षक तो गोल है, इसलिए इसमें भी कोई दिशा नहीं है। लेकिन बाकी जो कक्षक हैं पी, डी और एफ, इन तीनों कक्षक का अलग अलग आकार होता है। इस कारण ये एक निश्चित दिशा की ओर इंगित होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो एक निश्चित दिशा की ओर होती है ना। इसके बाद फिर कक्ष मेन है, जैसा बता चुके हैं। कक्ष बोर के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कक्ष जो है वो बोर के सिद्धांत पे आधारित है, जबकि कक्षक तरंग सिद्धांत पे आधारित है। पर आधारित है। कल मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन है आवेशित कण है, इसके पास ऊर्जा भी है, और यह इसकी तुलना अपन किससे कर रहे थे? प्रकाश के गुणों के समान। तो जैसे प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है और साथ ही साथ कण के समान भी व्यवहार करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी कण के साथ साथ तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। और तरंगों के जो गुण होते हैं वे सारे गुण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, है ना। जब ये अपन कक्षक के लिए जो अवधारणा देख रहे हैं।
फिर किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2n² के आधार पे होते हैं, 2n² इसके आधार पे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अलग अलग कक्ष में, ये n है कक्ष की संख्या, अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे अपन उसको देख लेते हैं, यदि हम n = 1 मानते हैं तो n² एक ही होगा, इंटू कितना 2, तो बराबर हो गया 2। अर्थात जो पहला कक्ष होगा, नाभिक के सबसे पास का जो कक्ष होगा, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसके बाद का कक्ष अगर हम मान लीजिए n का मान मान लेते हैं 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बराबर हो गया 8। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला जो कक्ष है नाभिक के पास का, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्ष के लिए भी ले लें, अठारह इलेक्ट्रॉन होंगे, और चौथे के लिए 4 4 16 और 32, 32, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32। तो इस तरीके से 2n² के आधार पे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, कक्षक के लिए एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे S कक्ष है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। P कक्षक है मान लीजिए, अधिकतम, है ना। तो एक के लिए एक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये Px, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये Py, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Pz, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कक्ष और कक्षक और इन दोनों की तुलना, है ना। तो हमने पढ़ा कक्ष और कक्षक में अंतर। अब पढ़ेंगे कक्ष की आकृति। तो जैसा बोर्ड ने बताया था, नाभिक के चारों कक्ष वृत्ताकार होते हैं, लेकिन कक्षक अलग अलग कक्षक की आकृति भी अलग अलग होती है। तो जैसे मान लीजिए कि एक परमाणु है ना, उस परमाणु में कोश होंगे, कक्ष होंगे, कोश या कक्ष, जिसको हम K, L, M, N इस तरीके से कक्ष को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हो गया नाभिक, ये वाला जो पहला कक्ष होता है ये हो गया K, इसके बाद का L, फिर M और फिर N, इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो कक्ष या कोश नाभिक के पास जो होता है, इसमें जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, पहला ये जो K कोश है, K कक्ष जो है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, 2। इसके बाद ये जो दूसरा कोश है,
इस दूसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8 पाए जाएंगे। तो एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अधिकतम बोल रही हूँ ना, उससे कम हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 है इलेक्ट्रॉन तो इस कक्ष में आ जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाते हैं इन कक्षों की ऊर्जा भी बढ़ते जाती है ना। तो जितना दूर होगा नाभिक से कक्ष उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो इसमें बताया 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, इसमें अधिकतम 8। 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं, 3, 4, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन तक इस कक्ष में रह सकते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार अगर 10 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 8 है। लेकिन अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक अगर 10 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, 12 है, तो क्या होगा? अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे या 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसके बाद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अगले वाले। तो केएल के बाद एम जो कक्ष है, इस एम कक्ष में अगला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे, इनके कक्षों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। अब कक्षक की आकृति के लिए पढ़ रहे थे, तो कक्षक जो होते हैं इनकी आकृति अलग अलग होती है। जैसे पहला अपन पढ़ेंगे एस कक्षक। एस कक्षक की आकृति गोल होती है। गोलाकार होती है ना। अब ये जो एस कक्षक होते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो यदि मान लीजिए पहला कक्षक है तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहला कक्ष ये मान लीजिए हो गया नाभिक के चारों ओर यह पहला कक्ष है ना। ये इसको हमने डार्क कर दिया है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। इसके बाद अगला अगर कक्षक आता है ये अगला कक्षक है 2s। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2s1 भी हो सकता है और 2s2 भी। एस उपकोश में, एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया 1s है ना, और फिर ये आया 2s। तो 1s और 2s इन दोनों के बीच में जो ये खाली स्पेस है ये कहलाता है नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है ना। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ अधिक है? ये जो हमने डार्क से प्रदर्शित कर दिया ना, डार्क कर दिया, यहाँ पे ये चूंकि ये पहला है 1s वाला कक्षक है, यहाँ पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना। अब इसके बाद ये तो 1s हुआ, ये 2s हो गया। 2s वाले में भी s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे।
इस 1s और 2s इनके बीच में ये जो खाली स्थान है, यह खाली स्थान कहलाता है नोड। तो 2s के लिए एक नोड होगा। इसके बाद अगर हम 3s में चले जाएंगे, 3s1 या 3s2, तो इसके लिए कितने नोड हो जाएंगे? 2 नोड हो जाएंगे। 2s के लिए 1 नोड है, एक और बढ़ेगा ना, यहाँ पे फिर हमने बना दिया 3s वाला, तो ये और ये 2 नोड हो गए। इसको एन कर दें, ये भी एन कर देते हैं, तो ये 2 नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो नोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ये हो गया। हमने पढ़ा कक्षक कौन सा वाला? एस कक्षक। एस कक्षक का आकार गोल होता है, और ये जो एस कक्षक है, यह एस कक्षक 1s, 2s, 3s इस तरीके से होगा, और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आ सकते हैं, है ना। तो ये नाभिक के बाद ये वाला हो गया पहला 1s वाला। इसमें ये जो डार्क है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कुछ जगह खाली होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नील होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। उसके बाद ये फिर डार्क वाला दिख रहा है, यहाँ पे 2s वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसके बाद फिर खाली स्थान, और फिर इसके बाद फिर ये तीसरा कक्षक। तो इस तरीके से अगर हम 3s में जाते हैं तो हमको कितने नोड मिल रहे हैं? 2 नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नील है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, है ना। तो ये जो डार्क से कलर से किया हुआ है, ये 1s, यहाँ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ये हो गया 2s, यहाँ पे भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। इसके बाद ये 3s। तो s उपकक्ष का आकार कैसा है? गोलाकार होता है, और जैसे जैसे s की संख्या बढ़ेगी, नोड भी बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम दूसरा p कक्षक। तो परमाणु का कोश, इसके बाद इसमें आएगा उपकोश, ठीक है। ये इसमें केवल s उपकोश पाया जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये वाला अगर है तो उसमें s भी उपकोश पाया जाएगा, और कक्षक मिलेंगे, p भी उपकोश पाया जाएगा, और इसके बाद इसमें कक्षक मिलेंगे px, py और pz। इस तरीके से बोल सकते हैं अपन। तो अब दूसरा वाला पढ़ेंगे, p कक्षक। p कक्षक ये दिशात्मक होते हैं, और p उपकोश में उपस्थित 3 p उपकोश, ये जो कक्ष है ना, इसमें ये उपकोश, ये p उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो ये p कक्षक उपकोश में 3 कक्षक होगा, px, py और pz। इस तरीके से p में 3 कक्षक होता है, और प्रत्येक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो px के पास भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, py के पास भी और pz के पास भी। टोटल p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 6, है ना। तो p कक्षक में या ये बोले कि p उपकोश होता है, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, py कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, और pz कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनका आकार डंबल शेप होता है, डंबल आकार। डंबल जानते हैं?
डंबल नहीं जानते हो? लकड़ी का एक उपकरण होता है ना, जिसका शेप इस तरीके से कुछ होता है, यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं, है ना, तो ये डंबल शेप कहलाता है। ठीक है, तो पी कक्षक का आकार कैसा होता है? डंबल शेप होता है। अब चूंकि ये दिशात्मक होते हैं, पी कक्षक कैसे हैं? दिशात्मक होते हैं। तो दिशात्मक होने के लिए किस तरीके से व्यवस्थित होंगे? ये x, y और ये z, है ना, ये एक्सिस है, चूंकि ये दिशा प्रदर्शित कर रहे हैं। व्यवस्थित कैसे होंगे? पहला है पी एक्स कक्षक, कहाँ उपस्थित होगा? x वाले में होगा, तो थोड़ा और बड़ा कर दें। ये यहाँ पे होता है नोड। नोड पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता अपन बोल सकते हैं वो नोड। ये हो गया पी एक्स कक्षक। डंबल शेप है, एक्स एक्सिस पे है, इसलिए क्या कहला रहा है? ये पी एक्स कक्षक कहला रहा है। दूसरा पढ़ेंगे पी वाई। ये y, x, y और z। दिशात्मक है, मतलब दिशा प्रदर्शित कर रहा है। तो कौन सी दिशा है? ये y की दिशा, x की दिशा और z की दिशा, है ना। दूसरा क्या है? p y कक्षक। p y कक्षक यहाँ से प्रदर्शित होगा। ये हो गया p y कक्षक। ऐसे ही तीसरा कौन सा बच गया? पी जेड कक्षक। जेड कैसा होगा इस वाले में? जेड एक्सिस पे तो अभी तक हम परमाणु की संरचना, जैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड तक, कि बीच में एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर सिर्फ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। लेकिन अब जब कक्षक की अवधारणा दी गई तो अब एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा नहीं रह गई। अब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहाँ पे अधिक होगी। तो उसके आधार पे ये तीन कक्षक है। पी एक्स कक्षक, ये एक्स एक्सिस पे है इस दिशा में, पी वाई कक्षक ये, और ये पी जेड कक्षक। ठीक है, प्रत्येक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पी एक्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में अधिकतम 2 और पी जेड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा और ये छठवां इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पी एक्स के 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई के 2 इलेक्ट्रॉन और पी जेड के 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। इसके बाद फिर है तीसरा, पी के बाद क्या आता है? डी कक्षक। डी कक्षक तो डी कक्षक कैसे होते हैं? उनका आकार डबल डंबल शेप होता है। ये आपको बताया था, ये डंबल है। डबल डंबल में क्या होगा? ये
ये एक डंबल यहाँ से पकड़ा ऐसा, दूसरा डंबल इस तरीके से, तो इसका आकार कैसा हो गया, डबल डंबल शेप में हो गया। मतलब डी कक्षक डबल डंबल शेप में होते हैं और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने कोश हैं, कितने कक्षक हैं, और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 5 कक्षक होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इसको जैसे ये 3 था ना, ये 5 हो गया, ठीक है। एक्सिस वैसे ही करेंगे अपन। एक्सिस कैसे किया जाएगा, एक्सिस में अपन बनाएंगे, अब हम यहाँ पे एक ही डंबल था, हमको इसी को डबल डंबल में प्रदर्शित करना है। इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं, जो डी कक्षक है ना, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा, पहला डी एक्स वाई, पहला क्या हो गया, डी एक्स वाई। दूसरा डी वाई जेड, दूसरा हो गया डी वाई जेड। तीसरा डी एक्स जेड। चौथा होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 5वां होता है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से जैसा कि पी कक्षक के लिए हमने पढ़ा था, वैसे ही डी कक्षक के लिए भी पढ़ेंगे। दिशात्मक ये भी होते हैं, है ना, और अधिकतम 5 कक्षक पाए जाते हैं। कौन कौन सा हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, चौथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो 5वां होता है डी जेड स्क्वायर। इसकी रचना थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बाकी तो दिशात्मक है, जैसी दिशा होगी उसके आधार पे आप इसको टर्न कर सकते हैं, है ना। सिर्फ डी जेड वाले में क्या हो जाएगा, केवल ये इसके जैसा है, तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी कक्षक। अब अधिकतम 5 कक्षक हैं। इसमें डी एक्स वाई में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी वाई जेड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, डी एक्स जेड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे डी कक्षक में, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। 2, 4, 6, 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन तक कहाँ पे पाए जा सकते हैं, डी कक्षक में पाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है एफ कक्षक। एफ कक्षक, इसका आकार अनिश्चित है, और जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उसमें 2 कक्ष और बढ़ जाएंगे, कक्षक बढ़ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो डी कक्षक में 7 कक्षक पाए जा रहे हैं, डी उपकोष में 7 कक्षक पाए जा रहे हैं, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन तक इसमें आ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कक्ष पढ़ा, कक्षक, कक्षक की
अवधारणाएं पढ़ ली और इसके बाद फिर कक्षक के आकार, एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबल शेप है ना, डी डबल डंबल शेप, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। थैंक यू।